ये ले सौरभ, मैं तेरे लिए ये लाइट लेकर आई हूँ। कल तेरी जो रील थी ना, इसमें रोशनी कम लग रही थी। वाह माँ, तुझे कैसे पता मुझे इसकी जरूरत है? अरे माँ हूँ मैं तेरी, और साथ में तेरे फॉलोअर्स में से एक हूँ। और तो और जितनी रील मैंने तेरी शेयर की है ना, कोई और नहीं करता होगा। मेरी किटी की तो हर औरत तेरी रील की फैन है। अब अगली बार हम तुझे स्पेशल गेस्ट की तरह बुलाने वाले हैं। सौरभ माँ को गले लगा लेता है। तभी सौरभ की दादी आ जाती है। बिगाड़ दे, मेरे पोते को तो नचनिया बना दे, नचनिया। अरे नहीं माँ जी, ये टैलेंट है। वो सिर्फ डांस नहीं करता, अपनी रील में वो नॉलेज भी शेयर करता है। आपने देखे ना सौरभ का चैनल? अरे तू तो रहने ही दे, काहे का चैनल? ना जी ना, हमें तो सौरभ प्रदीप की तरह चाहिए। पता है मेरे बेटे ने कितनी मेहनत की है यहाँ तक पहुंचने के लिए। उससे आगे उसका इकलौता बेटा बढ़ाएगा कि नहीं? तूने इसे नाच गाने में डाल दिया। अरे माँ जी, शायद सौरभ का चैनल देखा नहीं है। वो डांस नहीं करता है, वो नॉलेज शेयर करता है, और ऐसी नॉलेज जो बहुत से लोगों को जानना जरूरी है। आपको पता है सौरभ की आवाज में कितना दम है? अरे बस कर, तूने तो हमारा घर बर्बाद करके रखा हुआ है। इतना बड़ा बसा बसाया बिजनेस है, ये बिजनेस देखेगा ना कि अपना चैनल चलाएगा? बड़े आए। और सौरभ, थोड़ा अपने पिता को देखो, उनकी तरह काम करने की कोशिश करो। ये क्या फालतू की चीजों में लगे रहते हो? और कोई तुम्हें कुछ कहता नहीं तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम मनमानी करो। और अपनी माँ से ना थोड़ा दूर रहा करो, बिगाड़ देगी तुमको। लेकिन सौरभ क्या कहता? आखिर सौरभ की माँ ने उसे बड़ों का सम्मान करना जो सिखाया था। वो दादी से कुछ नहीं कहता और चुपचाप अंदर चला जाता है। सौरभ अपना एक यूट्यूब चैनल चलाता था, लेकिन उसकी दादी और उसके पिता का सपना उसको लेकर कुछ और ही था। सौरभ, तुझे तो पीछे से देखो तो ऐसा लगता है जैसे प्रदीप खड़ा है, बिल्कुल अपने बाप की तरह। वही हेयर स्टाइल, वही कपड़े पहनने का तरीका। बस अब अपने पिता की तरह बिजनेस में लग जा बेटा, सब भूल कर। और आज जो तेरे पिता ने बिजनेस यहाँ तक पहुंचाया है, इसको और ऊपर तक पहुंचा दे। जी दादाजी, बिल्कुल। अब अभी मैं माँ के पास जा रहा हूँ, आपसे थोड़ी देर में आकर मिलता हूँ। ये जो अपनी माँ के पास जाकर बैठता है ना, उसी से ये बर्बाद हो रहा है। क्या बात कर रही हो बेटा? क्या अब अपनी माँ के पास नहीं बैठेगा? अरे इसकी माँ इसे कभी नहीं कहती जब पिता के बिजनेस में हाथ बढ़ा। पता नहीं क्या लाइट कैमरा, और सारा दिन कुछ लिखता पड़ता रहता है। अरे अभी बच्चा है, बड़ा होगा तो अपने आप समझ जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं। आखिर प्रदीप भी तो ऐसा ही था, याद नहीं? कितने बिजनेस शुरू किए, कितना पैसा बर्बाद किया, और अंत में आकर कपड़े के कारोबार में अपना नाम कमाया। वैसे ये भी है, पहले बच्चे को अपने मन का काम करने दो। जहाँ मन लगता है वही काम भी अच्छे से होता है। शाम को सभी खाने की टेबल पर बैठते हैं जहाँ। क्या बात है, आज पूरा घर बड़ा शांत लग रहा है। अरे तबीयत कुछ खराब लग रही है। क्या हुआ दादाजी, सब ठीक तो है ना? अचानक से? हाँ बेटा, अचानक से। दिन तक तो ठीक था, पता नहीं क्यों पेट में गुड़गुड़ सी हो रही है। प्रदीप कुछ बोलता उससे पहले ही सौरभ एक दवाई घोलकर दादा को देता है। दादाजी आप ये पी लीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं, पापा को ये वाली नहीं, ऊपर हरी वाली है ना, वो दे। वही हरी वाली है पापा। आपको कैसे पता कि मैं दादाजी को ये दवा देने वाला था? यही तो बात है, तुझसे मैं पूछना चाहता हूँ कि तुझे कैसे पता कि मैं पापा को ये दवाई देना चाहता हूँ। वही तो बात है, और तुम उसको अपने पिता की तरह बनने नहीं देना चाहती। माँ चुप हो जाती है, लेकिन इस बार सौरभ बोल पड़ता है। दादी, जैसे पापा को अच्छा नहीं लगता कि कोई आपके बारे में कुछ बुरा बोले, तो वैसे मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरी माँ के बारे में बुरा बोले। इसमें भी मैं अपने पापा की तरह ही हूँ। सौरभ ये बोलकर वहां से निकल जाता है। सौरभ कंटेंट क्रिएट करने के लिए काफी मेहनत करता था। वो खूब रिसर्च करता, खूब पढ़ता, और ऐसा कंटेंट निकालता जिससे लोगों को बहुत मजा आता। अरे सौरभ, कल तुझे कानपुर जाना है ना? वो एक जगह माल भेजना था, उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है। दुकान पर जाकर जरा देख लेना। पापा मैं चला जाऊंगा, वैसे कितने दिन के लिए जाना है? 2 दिन के लिए बेटा। वैसे जरूरी नहीं होता तो मैं भेजता नहीं तुम्हें। अरे क्यों नहीं, वैसे भी ऐसे ही तो काम सीखेगा ये। चलो, कम से कम तुझे होश तो आया कि बेटे को बिजनेस का काम भी सिखाना है। सौरभ कानपुर जाता है और पिता के बिजनेस का काम करता है, और वहां से फ्री होकर सौरभ अपने यूट्यूब के लिए कंटेंट खोजने में लग जाता है।
अरे भैया जरा ये बताना यहाँ पर क्या फेमस है? दुकान वाला सौरभ को कानपुर के बारे में बताता है और फिर वाह क्या कंटेंट मिला है। कानपुर मान गए तुमको। मैं पहले क्यों नहीं आया कानपुर, कितनी अच्छी जगह है ये। सौरभ कानपुर की रील डालता है और रील वायरल हो जाती है। माँ का फोन आता है। अरे सौरभ बेटा, वहां पहुंच कर भी अपने यूट्यूब के लिए काम कर रहा है? क्या रील बनाई है तूने? रील डालती इतने व्यूज, मजा आ गया। पता है माँ, इस वीडियो से मैंने लाखों रुपए कमा लिए, वो भी एक दिन में। क्या बात है बेटा, ऐसे ही काम कर और अच्छा कंटेंट निकाल, खूब कमा, खूब नाम बना। सौरभ घर आता है, वो बहुत खुश होता है। अच्छा हुआ बेटा तू कानपुर चला गया, वरना 20,000 का नुकसान हो जाता। लेकिन वहां जाकर सौरभ ने लाखों की कमाई कर लिया। लाखों की कमाई कैसे? नए माल का ऑर्डर ले आया क्या? नया ऑर्डर हम नहीं ले रहे बेटा, बहुत बिजी चल रहा है मामला। एक माल तैयार करने में महीनों लग जाते हैं। नहीं पापा, मैंने कानपुर पर एक रील बनाई, उसके व्यूज इतने अच्छे गए कि यूट्यूब से मुझे लाखों रुपए मिले, वो भी एक दिन में। एक दिन में? वो भी बिना कोई मशीन चलाए? ऐसा कैसे? सौरभ पिता को बता ही रहा था कि यूट्यूब कैसे काम करता है। वहां दादी आ जाती है। हाँ हाँ बस कर, उसका भी दिमाग खराब मत कर, वो ठीक काम कर रहा है, जा यहाँ से। माँ वो बता रहा है कुछ। अरे नहीं सुनना, जा सौरभ, देख तेरी माँ क्या कर रही है। एक बार घर में अचानक से फोन की घंटी बजती है। दादी जोर से चिल्लाती है, सौरभ सौरभ देख तेरे पापा को क्या हो गया, जल्दी जा दुकान पापा के पास, देख कर जा, देख जाकर क्या हो गया उसे। सौरभ दुकान जाता है तो पापा अचानक से बीमार पड़ गए थे। पापा आप इतने बीमार थे तो दुकान जाने की क्या जरूरत थी, मुझे बोल देते मैं आ जाता। हाँ तू आ तो जाता, पर तुझे पता थोड़ी ना यहाँ क्या करना है। खैर तू मुझे घर ले चल, कुछ दिन आराम करूंगा, दुकान बंद कर दे बेटा। सौरभ दुकान बंद कर देता है और पिता को लेकर घर आता है 2 दिन के बाद। मेरा खाना दे दे सौरभ की माँ, दुकान जा रहा हूँ। ऐसा कैसे दुकान जा रहा है? 2 दिन में तू ठीक नहीं हो जाएगा। बहू से कितनी बार कहती हूँ कि सौरभ को काम सिखाओ, काम सिखाओ। आज मेरा लड़का जितना भी बीमार क्यों ना, उसका दुकान जाना जरूरी होता है, लेकिन ये महारानी अपने बेटे को कोई काम नहीं सिखाएगी। पापा आप दुकान जाना बंद क्यों नहीं कर देते, और मैं इतना कमा रहा हूँ कि हमारा घर बहुत अच्छे से चल सकता है। वाह बे वाह, वो दुकान बंद कर दे और तू घर पर फोन चला है। फोन से आ जाएगी ना घर पे रोटी। सौरभ की माँ कान खोल कर बात सुन ले, कल से यह लड़का मुझे दुकान में दिखना चाहिए। अरे मेरे बेटे पर कुछ तो रहम करो। अरे तुम्हारा पति भी तो है, वो बेटे के आगे तुम्हें कुछ दिख ही नहीं रहा। सौरभ कमरे में चला जाता है। पीछे से उसकी माँ भी उसके पास जाती है। क्या हो गया, तू परेशान क्यों हो रहा है? माँ मुझे दुकान पर नहीं बैठना है, मुझे नहीं बनना है पापा की तरह बिजनेसमैन, मुझे यूट्यूबर बनना है माँ। अगर मैं शॉप पर जाऊंगा तो रिसर्च का काम कैसे करूंगा, फिर दूसरी एडिटिंग। माँ देखना मेरा यूट्यूब का काम कितना अच्छा चल रहा है, मैं क्या करूं, दादी को कैसे समझाऊं। बेटा कुछ दिन तो तुझे दुकान पर जाना ही होगा ना, जब तक पापा स्टेबल नहीं हो जाते। उनका काम संभाल ले। और फिर तू एक काम क्यों नहीं करता, जब तेरा काम इतना अच्छा चल रहा है चैनल का, तो तू अपनी कोई छोटी सी टीम रख ले। टीम के साथ काम को बांट दे, थोड़ा हल्का हो जाएगा, थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। बात तो तू ठीक कह रही है माँ। एक काम करता हूँ, अपने इसी कमरे को एक छोटा सा ऑफिस बना लेता हूँ और यहीं से अपना काम शुरू कर देता हूँ। बस फिर क्या था, सौरभ का कमरा बन जाता है चैनल का ऑफिस, और वो घर और दुकान दोनों जगह काम करता है। सौरभ की माँ, कल रात देर तक सौरभ के कमरे की बत्ती जल रही थी, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? पता नहीं, मुझे बात करनी पड़ेगी सौरभ से। आखिर इतनी रात में उसके कमरे की लाइट क्यों चल रही थी? हो सकता है बंद करना भूल गया हो। अरे कोई बंद करना नहीं भूला है, सारी रात उसके कमरे से खटर पटर की आवाज आ रही थी। अरे हम लोगों को भी तो सोना होता है, पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है। अरे माँ बाप ही जब सर पर चढ़ाएंगे तो बच्चे तो सर पर नाचेंगे। तभी वहां सौरभ आता है। पापा बहुत हो गया, अब आप स्कूटर से दुकान नहीं जाएंगे। हाँ, स्कूटर से नहीं जाएंगे तो तू हेलीकॉप्टर दिलवा रहा है ना। अरे दुकान तो संभाल ले अच्छे से। दादी आप जानते जब तक पापा बीमार रहे मैंने उनकी दुकान कितने अच्छे से संभाली है, पर पापा इतने भी बुजुर्ग नहीं हुए कि वो घर पर बैठ जाए।
पापा, ये लीजिए कार की चाबी। मैंने आपके लिए नई कार खरीदी है। कार? इतने पैसे कहाँ से आए बेटा? वही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। सौरभ का चैनल का काम बहुत अच्छा चल रहा है। वो बहुत मेहनत कर रहा है। आपको पता है, सारा दिन आपकी दुकान देखता है और रात में अपने चैनल का काम करता है। हाँ, बहुत अच्छा काम करता है। तो क्या बसा बसाया बिजनेस खराब कर दे? नहीं नहीं, बता। माँ सही कह रही है, तुमने ही सौरभ को सर पर चढ़ा रखा है। 2 कौड़ी का सोशल मीडिया के चक्कर में तुमने मेरा पूरा बिजनेस दांव पर लगा दिया। तुम जानती भी हो कि मैंने कितनी मेहनत से ये बिजनेस खड़ा किया है। किसके लिए? सौरभ के लिए ना, ताकि उसे मेहनत ना करनी पड़े। अरे पर आप मेरी बात तो सुनिए। मैं कह रही थी कि, लेकिन दादी बीच में ही बात को काट देती है। अरे क्या सुनाना है, बोल बोल। हैं? नहीं बताओ ना, क्या सुने? अरे अंधी तुम हो, हम नहीं है। मेरे बेटे ने बचपन से मेहनत की है। तुम लोगों को मेरे बेटे की पकी पकाई खीर मिल गई, उसको भी संभाल नहीं पा रही हो। पता है इस बिजनेस में कितना फायदा है। ये जो तुम्हारे शौक है ना, ऐसे ही पूरे नहीं हो रहे। माँ सही कह रही है। अरे मेरी नहीं तो कम से कम घर के बड़े बुजुर्गों की बात मानना तो सीखो। सौरभ को बिजनेस में लगाओ। तुम सौरभ को बिजनेस क्यों नहीं करने देना चाहती हो? नहीं नहीं, बिजनेस के लिए तो ये है ही। सौरभ करेगा बिजनेस, लेकिन सौरभ जो कर रहा है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, हम घर वाले उसमें भी तो उसका सपोर्ट करें। मैं तो बस यही चाहती हूँ। हम लोगों के सपने पूरे करने के लिए हम उसके सपने तो नहीं मार सकते ना। हाँ, कार देख कर ना पगला आ गई है ये बेटा। पिता को अब बीवी की बात में दम लगता है। वैसे माँ देख, इसकी बात भी सही है। एक काम ना चला तो दूसरा तो है ही। और वैसे भी माँ आजकल ऑनलाइन हो जाने के कारण दुकानें चलनी कम हो गई है। छोड़ो ना दादी, काम तो कर रहा हूं ना मैं। वैसे तेरे लिए कुछ है मेरे पास। ये देख दादी, 2 टिकट तेरे और दादाजी की 4 धाम यात्रा की, वो भी एरोप्लेन से। और बता। क्या? अरे वाह, 4 धाम यात्रा। मैंने तो अपने बेटे को कब से बोल रखा है, लेकिन ये है कि बहाना ही बनाता रहता था। हे भगवान, कोई पोता दे तो ऐसा। वैसे इतना खर्चा? यूट्यूब दादी। खैर तू आम खाना, गुठलियां क्यों गिन रही है? सौरभ की माँ उसे देख देख कर खुश हो रही थी। सौरभ माँ के पास जाता है और उसे एक महंगा सा हार देता है। माँ, ये पूरे 9 लाख का हार है। बेटा क्या जरूरत थी इतना सारा पैसा खर्च करने की? इतना सारा पैसा अगर तेरे पास था तो मैं बैंक में डाल देता हूँ। कहीं तूने कोई लोन वोन तो नहीं लिया? कैसी बात कर रहे पापा? ये तो मेरे 1 महीने की कमाई है। आपको पता है हर महीने कितना कमाता हूँ? पूरे 60 लाख रुपए। माँ, और वो भी तब जब हम लोग उसको सपोर्ट नहीं करते। सोचिए, अगर हम सब मिलकर इसको सपोर्ट करें तो ये और भी ज्यादा अच्छा हो सकता है और कितना अच्छा काम कर सकता है। 60 लाख रुपए? इतना तो मैं 2 साल में कमाता हूँ। वाह बेटा वाह, क्या काम किया तूने। मुझे तुझ पर फक्र है। आखिरकार सौरभ के पिता और माँ दोनों ही सौरभ के यूट्यूब चैनल में सपोर्ट करने की सोच लेते हैं और फिर शुरू हो जाता है काम सौरभ के लिए ऑफिस ढूंढने का। क्या बात है, आजकल आप बहुत व्यस्त दिख रहे हैं। कहाँ बिजी चल रहे हैं? अरे भाई साहब, ऑफिस ढूंढ रहा था सौरभ के लिए। कोई अच्छी जगह आपको पता हो तो बताना। ऑफिस क्यों भाई, ऐसा क्या कर लिया? मेरे ख्याल से तो आपका लड़का कॉलेज भी नहीं गया कभी। तभी सौरभ की माँ आती है। वो यूट्यूब चैनल चला रहा है। पड़ोसी उसकी माँ की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। तभी दूसरा पड़ोसी भी आ जाता है। अरे क्यों अपने लड़के की जिंदगी खराब कर रहे हैं आप लोग? बसा बसाया बिजनेस है, लेकिन फिर भी यार क्या बोला जाए। आजकल तो सोशल मीडिया ने बच्चों की छोड़ो, माँ बाप का भी दिमाग खराब कर रखा है। क्यों अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले आप लोग? माँ बाप दोनों घर के अंदर आते हैं। सुनाए 4 बातें। अरे अभी तो पूरा जमाना हंसेगा तुम्हारे बेटे पर, और जिम्मेदार हो गए तुम। सौरभ के पिता कमरे में उसकी माँ से कहते हैं। पता नहीं कहीं हम लोग गलत डिसीजन तो नहीं ले रहे सौरभ के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी इस बात के अगेंस्ट ही बात कर रहे हैं? सभी हंस रहे हैं सौरभ पर। अरे हंसने दो ना, जमाने में बदलाव आता है। पहले लोग हाथ से काम करते थे, फिर कंप्यूटर से, अभी एआई आया है। तो क्या जो व्यक्ति एआई से काम कर रहा है उस पे लोग हंसेंगे? अरे ये बदलता समाज है। बदलते जमाने के साथ करियर ऑप्शंस भी बदल रहे हैं।
इस बात को समझना होगा। आप खुद मानते हैं ना, कपड़ा जो दुकानों में लोग खरीदते थे अब ऑनलाइन ज्यादा खरीद रहे हैं, क्योंकि अब समय बदला है। पहले क्या आप सोच सकते थे घर बैठे बैठे आप बाजार से पूरा सामान अपने घर पर मंगा ले, लेकिन अब हो रहा है ना। देखिए जी, लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव हो गए, फिर भले ही उसकी बुराई करें। सोशल मीडिया बुरी बात नहीं है, लेकिन अच्छी बातें भी सामने रखता है। सोशल मीडिया में सिर्फ बुराई नहीं है, बल्कि अच्छी बातें भी वो सामने रखता है। अब ये तो आपके ऊपर है, आप अच्छी बातें सीखें या बुरी बातें। आपने कभी सौरभ का चैनल देखा है? ऐसी ऐसी बातें बताता है जो शायद ही किसी को पता हो, और वो भी हवा में नहीं, बराबर रिसर्च करके गहराई में जाकर खोज के लाता है। पिता, जिसने सच में कभी सौरभ का चैनल देखा ही नहीं था, वो पहली बार यूट्यूब में जाकर सौरभ का चैनल खोलते हैं। अरे ये तो हमारा बेटा है। हाँ नहीं तो क्या, हीरो जैसा लग रहा है ना। हीरो तो छोड़ो, वो तो मेरा बेटा है ही। लेकिन ये बातें उसने जो इस वीडियो में बताई, क्या वो सच है? और नहीं तो क्या, देखो सारे सबूतों के साथ बात रख रहा है, कहीं कोई भी लाइन अपने से नहीं बोली इसने। उसके पिता वीडियोस देखते हैं और बहुत खुश होते हैं। तभी डोरबेल बजती है। रुकिए, मैं दरवाजा खोलती हूँ। माँ जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने गोल्डन बटन लेकर एक आदमी खड़ा था। ये क्या है? अरे आपका बेटा तो जग प्रसिद्ध हो रहा है, इतना अच्छा काम कर रहा है। देखो कैसे यूट्यूब वालों ने उसको गोल्डन बटन भेजा है। इसका मतलब जानते हैं आप? हाँ मैं तो जानती हूँ, पर अच्छा होगा आप मेरे पति को भी बता दे। तभी वहां सौरभ आता है, गोल्डन बटन उस आदमी से लेता है और बहुत खुश हो जाता है और माँ से कहता है, माँ मैं पापा को समझा दूंगा, आप चिंता ना करें। और बाद में वो वहां से चला जाता है। और अब शुरू हो जाता है सफर सौरभ का यूट्यूबर बनने का, बिना ये सोचे कि लोग हंसेंगे। पूनम को हॉरोस्कोप और लकी नंबर्स में बहुत इंटरेस्ट था, और एक दिन उसे एक ऐप मिली जिसमें उसे रोज के लकी नंबर पंडित जी बताते थे, और इस चक्कर में उसने सबका जीना हराम किया हुआ था। लेकिन वो कैसे, चलिए भाई देखते हैं। आंटी जी, पूनम कहाँ है? अभी तक कॉलेज के लिए तैयार नहीं हुई क्या? तू तो जानती है बेटा, एक वो और दूसरे उसके लकी नंबर। आज उसके हॉरोस्कोप में 3 नंबर आया है, तो 2 बार तो सुबह से नहा चुकी है, अब तीसरी बार नहाने गई है। हे भगवान, इस लड़की की ये बात मुझे कभी समझ में नहीं आती। पता नहीं क्या फालतू के अंधविश्वास में मानती है। अब इस चक्कर में कॉलेज में भी लेट हो जाएंगे। तभी पूनम अपने सर पर तौलिया लपेटे हुए वहां पर आती है। अरे सॉरी यार, तुझे वेट करवाया, मैं बस कंघी कर लूं फिर चलते हैं। अब पूनम पूरे 3 बार अपने बालों में कंघी करती है, उसके बाद घर से निकलती है। लेकिन उसके लकी नंबर का सिलसिला यहीं नहीं थमता, बस स्टैंड पर। अरे वापस आ गई। अरे चल ना, रुक क्यों गई? अरे नहीं, इस बस में नहीं जा सकते। आज का लकी नंबर 3 है, तो जो बस तीसरे नंबर पर आएगी उसी में बैठकर जाएंगे, वरना कुछ भी हादसा हो सकता है। तेरा दिमाग तो ठीक है। तुझे पता है ना एक एक बस कितनी देर की बात आती है, और तू 2 बस मिस करने के बाद तीसरी बस में बैठकर कॉलेज जाएगी। बहन, तुझे लेट होना है तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं होना, इसलिए मैं जा रही हूँ। अरे सुन, तू ऐसे मत जा, ऐसे कुछ हो गया तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। पूनम अपने चक्कर में कविता को भी बस में बैठने नहीं देती, और उसके चक्कर में कविता भी कॉलेज के लिए लेट हो जाती है। उसकी इस आदत से सब परेशान थे, लेकिन वो तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे बेटा बस कर, कितनी बार चावल डालेगी? पापा, आज मेरा लकी नंबर 4 है ना, तो 4 कटोरी चावल बनाए हैं, और मैंने 4 बार ही आपको खाने के लिए दिए हैं। आज आप 4 बार चावल खाओगे तो आपके लिए बहुत लकी रहेगा। बेटा तूने ये जहाँ से भी सीखा है ना, बस बंद कर दे इसे। अरे पागल करके रख दिया तूने सबको। मायके में तो चलो फिर भी हम सह लेंगे, लेकिन ससुराल में ऐसी हरकतें कोई बर्दाश्त नहीं करने वाला, इसलिए अभी भी मौका है, सुधर जा। मम्मी, फिर से अपना ये लेक्चर शुरू मत करो, खाना खाओ ना प्लीज। अब ले देकर पूनम हर बार सबकी बातों को टाल देती, लेकिन जैसा कि उसकी माँ ने कहा था कि मायके में तो फिर भी मम्मी पापा सह लेंगी। लेकिन अब हो गई है पूनम की शादी, तो देखते हैं ससुराल में जाकर पूनम सबका क्या हाल करती है। वाह वाह वाह, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लगता है हमारी बहू को बहुत ही अच्छा खाना बनाना आता है। थोड़ी देर में पूनम सबके लिए खाना बनाकर लाती है, लेकिन टेबल खाने से इतनी ज्यादा भरी हुई थी कि सब लोग देखकर चौंक जाते हैं कि पूनम ने इतना खाना बनाया कैसे। अरे बेटा, माना कि आज तेरी पहली रसोई है, लेकिन उसके हिसाब से भी तूने कुछ ज्यादा ही खाना नहीं बना दिया। नहीं मम्मी जी, वो आज मेरा लकी नंबर 6 है, तो मैंने 6 तरह की सब्जी बनाई है, इसीलिए शायद आपको ज्यादा लग रहा है।
आज का लकी नंबर 6 है, इस बात का क्या मतलब भाभी? लकी नंबर से खाने का क्या लेना देना? अरे बिल्कुल लेना देना होता है निशा दीदी। लकी नंबर का मतलब ही यही होता है कि जिस दिन जो भी लकी नंबर हो उस दिन अगर सारे काम उस नंबर के अकॉर्डिंग किए जाए तो गुड लक आता है, वरना कुछ भी बुरा हो सकता है। क्या भाभी, आप भी मजाक कर रही हो? ऐसा थोड़ी ना कुछ होता है। अरे क्या तुम लोग भी फालतू की बातों में लग गए? पूनम ने इतना टेस्टी खाना बनाया है तो खाते हैं ना। वैसे भी बहुत टाइम बाद इतनी वैरायटी का खाना खाने को मिल रहा है। पूनम सबकी प्लेट में 6 कटोरियाँ रखती हैं और 6 सब्जियाँ डाल देती है और खाने के लिए उनको रोटियाँ भी 6 ही देती है। अरे भाभी, ये आप क्या कर रही हो? मैं तो बस 2 या 3 रोटी खाती हूँ, आपने मेरी प्लेट में इतनी सारी रोटियाँ क्यों रख दी? इतनी सारी कहाँ है निशा दीदी, बस 6 रोटियां तो है। अरे बेटा 6 रोटियां तो मैं 2 वक्त में खाता हूँ, तुम मुझे 2 वक्त का खाना एक बार में क्यों खिला रही है? अरे 2 वक्त नहीं, 6 वक्त पापा जी। आजकल लकी नंबर 6 है ना, तो खाना भी 6 बार खाना है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है क्या, कुछ भी बोले जा रही हो? 6 वक्त खाना, वो भी इतना सारा? अब पूनम सबको जबरदस्ती 6 सब्जी और 6 रोटी तो खिला देती है, लेकिन दिन में 6 बार खाना खाने से तो घर वाले तौबा कर देते हैं। अब घर वालों के लिए उसकी आदत नई थी, लेकिन उसकी ये आदत सबको बहुत अजीब लग रही थी। एक दिन तो ससुराल में जैसे तैसे बीता, तभी अगले दिन बहू को किचन में कुछ ज़्यादा ही देर नहीं हो गई, बस बर्तन धोने के लिए ही तो गई थी। 1.5 घंटा हो गया लेकिन अभी तक किचन से निकली नहीं। देख कर आती हूँ। पूनम की सास राधा किचन में जाती है तो देखती है पूनम अभी भी किचन में बर्तन धो रही है। अरे बेटा, तू तो 1.5 घंटे पहले किचन में बर्तन धोने के लिए आई थी, अभी तक बर्तन नहीं धुले? तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो बैठ जा, निशा कॉलेज से आएगी ना तो वो धो देगी या फिर मैं धो दूंगी। नहीं मम्मी जी, मेरी तबीयत खराब नहीं है, बस ये लास्ट राउंड है बर्तन धोने का। बर्तन धोने का लास्ट राउंड? क्या मतलब? मम्मी जी, आज का मेरा लकी नंबर 4 है तो 4 बार बर्तन धोने हैं। 3 बार तो मैं धो चुकी हूँ, बस ये आखिरी बचा है। हे भगवान, बहू ऐसे कौन करता है? ऐसे तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी बेटा। अरे आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं होगा। आप रूम में आराम कीजिए, मुझे अभी 4 सब्जी और सबके लिए 4-4 रोटियां भी बनानी है। बाप रे, निकल ही लेती हूँ यहाँ से। उसकी सास तो उसकी ये बात सुनकर वहां से चुपचाप निकल लेती है। तभी कुछ दिन बाद, अरे राधा, मेरा वो लाल वाला कुर्ता कहाँ चला गया? यहीं पर तो रखा था। अरे वो तो बहू छत पर धोने के लिए लेकर गई थी, अभी तक तो सूख भी गया होगा, मैं लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं ही लेकर आता हूँ। अजीत छत से कुर्ता लेने के लिए जाता है, लेकिन पूनम तो अभी भी छत पर कपड़े धो रही थी। अरे बेटा, तुम अभी तक कपड़े धो रही हो ऊपर? तुम्हारी मम्मी तो कह रही थी कि तुम सुबह से कपड़े धो रही हो। हाँ पापा जी, सुबह से धो ही रही हूँ। पर बेटा, इतने कितने कपड़े हो गए जो सुबह से अभी तक धुले नहीं? अगर कपड़े ज्यादा थे तो किसी की मदद ले लेती। नहीं नहीं पापा जी, कपड़े ज्यादा नहीं थे, वो तो आज मेरा लकी नंबर 3 है ना, तो 3 बार कपड़े धोए हैं। 2 बार तो धुल गए, अब तीसरी बार धुल रहे हैं। क्या? अरे रहने दो बेटा, मेरा लाल वाला कुर्ता सूख गया है, दे दो मुझे, मुझे अभी पहनकर कहीं जाना है। अरे हाँ, ये रहा। अजीत अपना सूखा हुआ लाल कुर्ता तार से उतारता है कि पूनम उसके हाथ से कुर्ता छीन लेती है। नहीं पापा जी, अभी आप ये कुर्ता नहीं पहन सकते। अभी जब तक ये तीसरी बार धोकर तीसरी बार सूख नहीं जाएगा, तब तक इसे पहनना आपके लिए अनलकी है। आप कोई और कुर्ता पहन लीजिए। अरे अजीब ही मुसीबत है। पूनम अपने ससुर जी को वो कुर्ता पहनने नहीं देती और तीसरी बार उसे फिर से धो देती है। कुछ दिन बाद, बेटा आज ना मेरा कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी और भंडारे वाली आलू की सब्जी खाने का मन कर रहा है और साथ में पूड़ियाँ खाने का भी मन कर रहा है, तो तू आज खाने में वही बना ले। माफ़ करना मम्मी जी, लेकिन आज मैं खाने में 2 सब्जियां नहीं बना सकती। बेटा हर रोज तो तू खाने में कभी 5, कभी 6, कभी 4-4 सब्जियां बनाती है, आज 2 सब्जियां नहीं बना सकती? क्यों? क्योंकि मम्मी जी आज मेरा लकी नंबर 1 है, इसलिए मैं खाने में सिर्फ एक ही सब्जी बना सकती हूँ। क्या? यह क्या बात हुई भला? आप चिंता मत करो मम्मी जी, मैं एक ही सब्जी भी इतनी टेस्टी बनाऊंगी कि आपका मन खुश हो जाएगा। आप बताइए कौन सी वाली बनाऊं? एक ही बना रही है तो कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी बना ले फिर। अब पूनम किचन में खाना बनाने चली जाती है, लेकिन आज जब वो सबको खाना सर्व करती है तो सबकी प्लेट में 1 कटोरी में सब्जी और 1 में पूरी रख देती है। अरे भाभी, ये क्या, सिर्फ 1 पूरी? हाँ पूनम, आज तो मुझे बहुत तेज भूख लगी है
और तुमने प्लेट में सिर्फ इतना सा खाना दिया है। हाँ, आज सबको ना इतना ही खाना मिलेगा, क्योंकि आजकल लकी नंबर 1 है ना। अगर इससे ज़्यादा खाया तो पेट में दिक्कत हो सकती है। एक बार ना मेरा लकी नंबर 3 था और मैंने 4 रोटियां खा ली तो 4 दिन तक अस्पताल में एडमिट रही थी। इसलिए ना तब के बाद मैं रिस्क लेती ही नहीं। अरे यार, हद करती हो तुम। एक बार अगर बाई चांस ऐसा हो भी गया तो तुमने तो उसका वहम ही बना लिया। अब हम सबको भूख लगी है, एक एक पूरी खाकर कैसे पेट भरे। प्लीज़ आज एडजस्ट कर लीजिए ना। वैसे भी लकी नंबर में ना 1 बहुत ही कम आता है, तो शायद अब कई दिन तक नहीं आएगा। अब पूनम के ससुराल वाले भी सोच में पड़ जाते हैं कि उसे बोले तो क्या बोले। तभी कुछ दिन बाद, अरे मेरी शर्ट प्रेस हो गई हो तो दे दो ना पूनम, कितनी देर से प्रेस किए जा रही हो। बस थोड़ी देर और। अरे इतनी देर से यही बोले जा रही हो। शर्ट प्रेस करी हो या पूरी अलमारी के कपड़ों पर प्रेस करी हो। अरे बाबा, शर्ट पर ही कर रही हूँ। 4 बार कर चुकी हूँ, एक लास्ट बार बचा है। क्या मतलब? एक शर्ट पर एक बार ही प्रेस की जाती है? आपको ना बार बार बताना पड़ता है। आज मेरा लकी नंबर 5 है तो 5 बार प्रेस करनी पड़ेगी ना। अरे ये 5 बार प्रेस करने के चक्कर में तुम मेरी शर्ट जला दोगी। लाओ दो मुझे। नहीं नहीं नहीं, बस 2 मिनट, अब भी हो जाएगी। पूनम यश को शर्ट पहनने के लिए नहीं देती और इतनी बार प्रेस करने के चक्कर में शर्ट सच में ही जल जाती है, जिसके बाद यश का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। मना किया था ना तुम्हें कि इतनी बार प्रेस मत करो, लेकिन किसी की नहीं सुनती। अब क्या हुआ तुम्हारे लकी नंबर का? तुम्हारे लकी नंबर के चक्कर में मेरी शर्ट जल गई। इसमें मेरे लकी नंबर की कोई गलती नहीं है, गलती आपकी है। अगर आपने मुझे बीच में टोका ना होता तो आपकी शर्ट कभी नहीं जलती। तुम्हें तो कुछ समझाना ही बेकार है। एक तो मेरी नई की नई शर्ट जला दी, ऊपर से गलती भी मेरी निकाल रही हो। हे भगवान, मुझे थोड़ी सहने की हिम्मत दो। बेचारा यश, उसका तो सुबह सुबह नुकसान हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी पूनम को अकल नहीं आती। उसकी ये आदत तो ससुराल में चालू ही रहती है। तभी कुछ दिन बाद, ये लीजिए मम्मी जी, पापा जी, चाय। चाय? बहू, आज तू हमें कितनी बार चाय पिलाएगी? सुबह से इतनी बार चाय पी पी कर मुंह मीठा हो गया, अब और चाय नहीं पीनी बेटा। अरे मम्मी जी, ऐसा मत बोलिए ना। आज हॉरोस्कोप वाली ऐप में मेरा लकी नंबर 10 आया है और ऐप के पंडित जी ने बताया है कि 10 नंबर वाला लकी नंबर बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो अगर आज के दिन सब काम 10-10 बार किए जाए तो इसका फल बहुत अच्छा मिलता है। इसलिए प्लीज़ चाय पी लीजिए ना। पूनम की ये बात सुनकर तो उसके ससुराल वालों का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, लेकिन उसके सामने कुछ बोल भी नहीं पाते और बेचारों को दिन में पूरे 10 बार चाय पीनी पड़ती है। तभी कुछ दिन बाद, हे भगवान, घर पर ये चंदा मांगने वाले फिर से आ गए। बेफिजुल का चंदा इकट्ठा करके ले जाते हैं और करते धरते कुछ नहीं। अरे बहन जी, लगता है आप हमारा ही इंतजार कर रही थी। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मतलब? मैं यहाँ पर आई आपको अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हर साल आप अक्टूबर के महीने में आते हो ना, और इस बार जल्दी आ गए तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी आ जाओगे। अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है कि आपने अपने बेटी की शादी कर दी। ज़रा अपनी बहू को तो दिखाओ, मैं भी तो देखूं आप यश बेटे के लिए कैसी बहू लेकर आए हो। अरे बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बहू तो लाखों में एक ढूंढ कर लाई हूँ, अभी बुलाती हूँ। राधा अपनी बहू को बाहर बुलाती है। पूनम जानकी के पैर छूकर उसके लिए पानी लेकर आती है। वो 1 गिलास पानी पीती है तो पूनम उसके लिए दूसरा ग्लास पानी ले आती है। अरे बेटा, तू एक और गिलास पानी क्यों ले आई? मुझे ना बस 1 गिलास पानी ही पीना था, और प्यास नहीं लगी। माफ़ करना आंटी जी, लेकिन आपको ये पानी पीना ही पड़ेगा। मैंने आपको अपने हाथ से पानी दिया है, लेकिन मेरा लकी नंबर आज 11 है, तो आपको मेरे हाथ से 11 गिलास पानी पीना ही पड़ेगा। है? राधा बहन, तुम्हारी बहू तो बहुत मजाक किया है। वो मजाक नहीं कर रही है जानकी बहन, उसका लकी नंबर आज 11 है और सुबह से हमें भी 11 रोटियां खिला चुकी है, तो तुम्हें भी उसके हाथ से 11 गिलास पानी तो पीना ही पड़ेगा। क्या? जी आंटी जी, आप ये पीजिए, तब तक मैं आपके लिए बाकी के 9 गिलास पानी लेकर आती हूँ। है? पूनम जल्दी से जाकर जानकी के लिए 9 गिलास पानी लेकर आती है, तो उसे देखते ही जानकी तुरंत वहां से उठकर भागने लगती है। अरे कहाँ जा रही हो जानकी बहन, चंदा तो लेकर जाओ। अरे नहीं चाहिए चंदा, तुम ही रख लो। जानकी इतनी स्पीड से वहां से भागती है कि 2 सेकंड में ही रफू चक्कर हो जाती है। चलो, पहली बार कम से कम इसके इस लकी नंबर का कोई फायदा तो हुआ, अब फिर कभी यहाँ पर चंदा मांगने नहीं आएगी। कुछ दिन बाद, क्या बात है राधा,
आज बहू ने अभी तक खाने के लिए आवाज नहीं लगाई। पता नहीं, देख कर आती हूँ मैं। राधा पूनम के कमरे में जाती है तो वो आराम से अपने कमरे में बैठी थी। बेटा आज खाना नहीं बनाया क्या? बहुत भूख लग रही है। नहीं मम्मी जी, आज मेरा लकी नंबर 0 है तो मुझे कुछ काम नहीं करना, ना ही कुछ खाना पीना है, तो आज तो घर में खाना पीना नहीं बनेगा। अरे बेटा, लेकिन अगर घर में खाना पीना नहीं बनेगा तो हम खाएंगे क्या? एक दिन व्रत कर लेते ना मम्मी जी, वैसे भी ना लकी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आप व्रत करेंगी तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। अब अपने लक्की नंबर के चक्कर में पूनम सबको भूखा रखती है और यश को भी ऑफिस से आने के बाद भूखे ही सोना पड़ता है। लेकिन सब अब उसकी आदत से इतने परेशान हो चुके थे कि किसी भी हालत में वो उसे सुधारना चाहते थे। तभी कुछ दिन बाद, बेटा मेरे सर में ना थोड़ा दर्द हो रहा है, तू मेरे सर में तेल लगा देगी क्या? हाँ हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं, आप बैठिए ना, मैं अभी आपके सर में तेल लगाती हूँ। अब राधा देवी ये भूल गई कि पूनम तो हर काम अपने लकी नंबर के अकॉर्डिंग ही करती है और सर में तेल भी वो उसी के अकॉर्डिंग डालेगी। अब एक बार जो अपनी सास के सर में तेल डालना शुरू करती है तो रुकती ही नहीं, तेल डालती ही जाती है, डालती ही जाती है। अरे बस कर बहू, सर में कितना तेल डालेगी? तेल की पूरी बोतल भी खत्म हो गई। बस हो गया मम्मी जी, आज मेरा लकी नंबर 7 था ना तो 7 बार तेल डाला। अब आप देखना आपका सर दर्द छूमंतर हो जाएगा। सासू माँ के सर का दर्द छूमंतर होने का तो पता नहीं, लेकिन सर में इतना तेल डालने के बाद राधा देवी को ऐसी नींद आती है कि वो सीधा अगले दिन ही उठती है। लेकिन अब कुछ भी करके घर वालों को उसकी आदत को सुधारना था, लेकिन कैसे वो कोई नहीं जानता था। भैया भाभी की इस आदत से ना हम सब परेशान हो रहे हैं, कोई तो तरीका होगा जिससे उनकी आदत सुधर सके। पता नहीं निशा वो कौन सा तरीका है जिससे ये सुधरेगी। हे भगवान, अब आप ही कुछ रास्ता दिखाओ। अब भगवान से उनके बच्चे मदद मांगे और भगवान उनकी मदद ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगले दिन, पूनम क्या हो गया तुम्हें, इतने परेशान परेशान क्यों बैठी हो? मेरे साथ ना फ्रॉड हो गया। फ्रॉड हो गया क्या मतलब? मतलब कि जिस ऐप में से मैं अपना डेली हॉरोस्कोप देखती थी ना और जो पंडित जी डेली मुझे मेरा लकी नंबर बताते थे, वो फ्रॉड निकले। लकी नंबर जैसा कुछ भी नहीं था, वो तो बस लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे कमा रहे थे और मैं भी ना हर महीने उनकी 2000 रुपये की फीस भरती थी। क्या? हाँ, उनके ऊपर भरोसा करके मैंने हर काम लकी नंबर के अकॉर्डिंग किया और लास्ट में वो पंडित जी फ्रॉड निकले। पुलिस ने उनकी ऐप को भी बैन कर दिया और अब वो जेल में है। हम सब तो तुम्हें पहले ही समझाते थे कि ऐसा कुछ नहीं होता। अब लकी नंबर के चक्कर में कर लिया ना तुमने अपना ही नुकसान। चलो अब जो हुआ सो हो गया, लेकिन आगे से ऐसी किसी चीज़ों पर भरोसा मत करना। ना बाबा ना, बिल्कुल भी ना करूं। इतने साल से लकी नंबर के चक्कर में उनकी फीस भरती आ रही थी। इतना ही लकी नंबर का ज्ञान होता उन्हें तो खुद जेल नहीं जाते। बेवकूफ़ बना दिया मुझे। फाइनली जब हॉरोस्कोप वाली ऐप और पंडित जी का सच पूनम के सामने आता है तो उसके दिमाग से ये लकी नंबर वाला सारा भूत उतर जाता है और कई सालों बाद पूनम फिर से अपनी लाइफ को नॉर्मली जीना शुरू करती है, जिससे सबसे ज़्यादा खुश तो उसके ससुराल वाले ही होते हैं, क्योंकि उन्हें पूनम के इस लकी नंबर के टॉर्चर से हमेशा के लिए छुटकारा जो मिल जाता है। एक संपन्न परिवार में पैदा हुई शुभी को बचपन से कभी किसी भी चीज़ के लिए समझौता नहीं करना पड़ा था। भाई हो या माता पिता, वो परिवार में सभी की लाडली थी। उसके मांगने से पहले ही मंजू और महेश हर चीज़ लाकर उसके सामने रख देते थे। मायके में उसके पास अपना कमरा था जिसे उसने अपनी मर्जी से सजाया हुआ था। शायद ही कोई ऐसा दिन रहता था जब घर में शुभी की पसंद का खाना ना बना हो। धीरे धीरे समय बीता और शुभी एक नवयुवती बन गई। शुभी की अब शादी की उम्र हो गई है, आप कोई अच्छा लड़का देखकर बात चलाइए ना। अरे कैसी बात करती हो भाग्यवान, अर्णव शुभी से बड़ा है, पहले तो अर्णव की शादी होनी चाहिए। नहीं, पता नहीं कल को कैसी बहू आए। मैं पहले शुभी को विदा करना चाहती हूँ, उसके बाद ही बहू लेकर आएंगे। अपनी बेटी की शादी में मैं अपने सारे अरमान पूरे करना चाहती हूँ। दिल खोल कर खर्च करूँगी अपनी इकलौती बेटी की शादी में। पति की जिद के आगे महेश की एक भी नहीं चलती और जल्द ही शुभी के लिए महेश एक बड़े व्यापारी का रिश्ता ढूंढ कर लाता है। देखो शुभी की माँ, वैसे तो लड़के ने MBA की हुई है, लेकिन अपने पिता के साथ बिजनेस में ही लगा हुआ है। अगर तुम्हें ठीक लगे तो यहाँ शुभी के लिए बात चलाऊं? अरे नेकी और पूछ
अगर लड़का वाकई अच्छा है तो देर किस बात की, आप जल्दी से बात चलाइए। अच्छे रिश्तों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराना चाहिए, उसके लिए लड़कियों की कोई कमी तो होगी नहीं। मंजू की बात सुनकर महेश जल्द ही नवीन के साथ शुभी के रिश्ते की बात चलाता है और बहुत जल्द खूब धूमधाम से शुभी की शादी नवीन के साथ हो जाती है। मंजू और महेश ने तो अपनी तरफ से अच्छे समृद्ध परिवार में ही बेटी का रिश्ता किया था, किंतु कहते ना, माता पिता संतान के लिए बस दुआ कर सकते हैं, उनकी किस्मत नहीं लिख सकते। शादी के कुछ दिन बाद न जाने प्रवीण भैया और भाभी को क्या हो गया है, जब से मेरी शादी हुई है भैया और भाभी ने घर का बंटवारा करने की जिद पकड़ ली है। भैया भाभी से ऐसी उम्मीद मुझे कतई नहीं थी। लेकिन आप दोनों तो पापा जी का ही बिजनेस चलाते हो ना, फिर बंटवारा कैसे होगा? इसी बात की तो चिंता है शुभी। पापा नहीं चाहते कि वो अपने खून पसीने की मेहनत से खड़े किए हुए बिजनेस के टुकड़े करें, लेकिन भैया तो किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते। वैसे तो पापा मना ही कर रहे हैं, लेकिन लगता है पापा भैया की जिद के आगे ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। नवीन के बड़े भाई प्रवीण की जिद के कारण शुभी के ससुर बिजनेस के 3 हिस्से कर देते हैं और गुस्से में दोनों बेटों से अलग रहने लगते हैं। पापा अपने भैया के साथ रिश्ते खत्म कर दिए, उसकी वजह मुझे समझ में आती है, क्योंकि उन्होंने ही घर का बंटवारा करने के लिए पहल की थी। लेकिन मैंने तो ऐसा कभी नहीं चाहा कि घर के या बिजनेस के हिस्से हो। फिर आप मुझे अलग क्यों कर रहे हैं? मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ पापा, हम दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे और एक ही घर में रहेंगे। नहीं बेटा, बड़े के तेवर देखकर मुझे समझ में आ गया है कि शादी होते ही बेटों का अलग संसार हो जाता है, फिर माता पिता के साथ रहना उन्हें बंधन लगने लगता है। कल तक तो बड़ा भी पापा पापा कहकर मेरे आगे पीछे घूमता था, और आज वह ऐसे बगावत करने पर तुल गया है कि मुझे यकीन ही नहीं होता कि प्रवीण मेरी ही औलाद है। इससे पहले कि तेरे सुर भी बदल जाए, मैंने तुझे भी अलग कर दिया है। जब तक मेरे हाथ पांव चल रहे हैं, मैं अपना अच्छा बुरा खुद देख सकता हूँ। बेटा, जिस दिन हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे ना, तो चुपचाप किसी वृद्धाश्रम में जाकर भर्ती हो जाऊँगा। लेकिन यह कलह और टेंशन अब मुझे अपने जीवन में नहीं चाहिए। नवीन अपने पापा को बहुत समझाता है, लेकिन पापा किसी की भी नहीं सुनते और दोनों बेटों का बिजनेस और घर अलग अलग करने के बाद खुद भी दोनों बेटों से अलग रहने लगते हैं। पिता से अलग होने के बाद नवीन अपने बिजनेस में जान फूंकने की कोशिश में लगा हुआ था। वो दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन न जाने बिजनेस को किसकी नज़र लगी थी कि दिन पर दिन बिजनेस घाटे की ओर ही जा रहा था। इसी बीच गुजरते समय के साथ शुभी भी एक बच्चे की माँ बन गई थी। कुछ दिन बाद, मुझे माफ़ कर देना शुभी, मुझे नहीं पता था कि इस तरह से हमारे दिन बदल जाएंगे और ऐसा दिन देखने को मिलेगा। मैंने तुम्हें वादा किया था कि शादी के बाद राजकुमारी बनाकर रखूँगा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मैं तुम्हें एक मिडिल क्लास पति जितनी सुविधाएं भी नहीं दे पाऊँगा। एक बार जो हमारा बिजनेस पटरी से उतरा, लाख कोशिश के बाद भी कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा। हर गुजरते दिन के साथ सब बिगड़ता ही जा रहा है। मैंने इसी उम्मीद में अपना गाड़ी मकान सब बेचकर बिजनेस पे लगा दिया कि इस बिजनेस से आज नहीं तो कल सब कुछ वापस पा लूँगा। लेकिन शायद वो मेरी गलती थी। मेरे कारण आज हमारे पास न रहने को सर पर छत है और ना ही गाड़ी, ना हमारे आज का ठिकाना है न कल का। मुझे लगता है अब मुझे बिजनेस बंद कर देना चाहिए और कोई नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। जब तक हमारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, मैंने पापा से बात कर ली है, हम मम्मी पापा के साथ उनके घर में ही रहेंगे। ठीक है नवीन, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि आपको एक अच्छी नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। हमारा आज अच्छा नहीं है तो क्या हुआ, कल ज़रूर अच्छा होगा। शुभा और नवीन अपने बेटे के साथ माँ पापा के घर में शिफ्ट हो गए थे। बेटा, तुम्हारे और नवीन के यहाँ आकर रहने से हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अब पहले जैसी बात नहीं रही बेटा। जब से तुम्हारे पापा जी ने बिज़नेस के हिस्से किए हैं ना, न जाने बिज़नेस को किसकी नज़र लग गई है। आमदनी बस नाम की रह गई है, इसलिए मैंने घर से नौकरों को भी हटा दिया है। अब खाना और घर की साफ़ सफाई का काम तुम्हें ही देखना पड़ेगा। देखा आपने नवीन जी, हम मम्मी पापा के साथ रहने आ गए तो शायद उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका खर्चा बढ़ गया, इसलिए मेरे यहाँ आते ही उन्होंने नौकरों को हटा दिया। अब वो चाहती हैं कि खाना और घर के सारे काम मैं खुद करूं। आपको पता है ना, मुझे काम करने की आदत नहीं है। और मेरे घर में तो 4 नौकर थे, कभी पानी का गिलास भी यहाँ से वहाँ उठाकर नहीं रखा।
देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 24 घंटे के लिए नौकर रखें, लेकिन झाड़ू पोछा बर्तन के लिए तो काम वाली रखी जा सकती है ना। देखो शुभी, अभी हमारी स्थिति कुछ भी रोक टोक करने वाली नहीं है। मम्मी जैसा कहती है वैसा करो। फ़िलहाल हमें अपना समय गुजारना है। जैसे ही मेरी नौकरी लगेगी मैं किराए का मकान ले लूँगा और फिर हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। शुभी को अब सास का छोटी छोटी बातों पर बोलना बुरा लगने लगा था। उसे बात बात पर महसूस होता कि वो इतने बड़े घर की बेटी होने के बावजूद यहाँ कैसी ज़िंदगी गुजार रही है। शुभी, मैंने 1-2 जगह नौकरी के लिए ट्राई किया था। मुझे पुणे से जॉब का ऑफ़र मिला है, लेकिन फ़िलहाल मेरा बजट इतना नहीं है कि मैं पूरी फैमिली को पुणे ले जाकर सेटल हो सकूं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अब 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो तुम मम्मी पापा के साथ इसी घर में रहो या फिर अपने मायके चली जाओ। देखो नवीन, तुम्हारे बिना यहाँ अकेले मैनेज कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, और ससुराल में सबसे बड़ा सपोर्ट पति ही होता है। जब तुम ही यहाँ नहीं रहोगे तो यहाँ मेरा मन कैसे लगेगा। और मम्मी की यहाँ सारी सुख सुविधा है। आपको पता ही है ना, आजकल माँ जी छोटी छोटी बातों के लिए मुझे रोक टोक करती हैं। मैं ऐसा करती हूँ, अपने मायके चली जाती हूँ, कुछ दिन उनके यहाँ रह लूँगी। जैसे ही तुम्हारा जॉब थोड़ा सेटल होगा मैं तुम्हारे साथ पुणे आ जाऊँगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा ही करो। वैसे भी इस समय हम बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं और मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा। पति के पुणे जाने के बाद शुभी अपने मायके चली गई थी। एक ही शहर में ससुराल और मायका होने के कारण शादी के बाद इतने सालों में शुभी कभी भी 1-2 दिन से ज़्यादा वहाँ रुकी नहीं थी। उसे उम्मीद थी कि मायके में उसका ज़ोरदार स्वागत होगा और सभी लोग उसके मायके आकर रहने के फैसले से बहुत खुश होंगे। मायके पहुंचकर, मम्मी मैं अपने कमरे में सामान रख देती हूँ, उसके बाद आराम से बातें करेंगे। आप हमेशा कहती थी ना 2-4 दिन के लिए आ जा, आराम से बैठेंगे, फुर्सत से बातें करेंगे। तो लो, अब मैं 2-4 दिन के लिए नहीं 5-6 महीने के लिए आपके पास रहने आ गई हूँ। अब आप अपने सारे शौक़ पूरे कर लेना, खूब बातें कर लेना और अपनी नाती को भी खिला लेना। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन तेरा कमरा तो अब छोटू ने ले लिया है। तेरे कमरे में उसने अपना सामान वगैरह जमा कर रखा है। तो ऐसा कर, गेस्ट हाउस में अपना सामान सेट कर ले। अरे मम्मी, छोटू के पास तो अपना कमरा था ना, फिर उसने मेरा कमरा क्यों ले लिया? बेटा अब इतने सालों से खाली पड़ा था तेरा कमरा, फिर शादी के बाद उनके पास सामान बहुत हो गया तो उसने कहा कि मम्मी मैं यूज़ कर लेता हूँ ये रूम। बेटा खाली कमरे से तो उसकी काम आ जाए वही अच्छा है ना, इसलिए हमने कहा रख लो, तुम इस्तेमाल करो। अब वो अपने ऑफिस का लैपटॉप, डेस्कटॉप, फाइल वगैरह उस कमरे में ही रखता है, और तेरी भाभी का भी ना कुछ पर्सनल सामान रहता है उस कमरे में। मुझसे पूछे बिना मेरा कमरा भैया भाभी को दे दिया। जैसे मम्मी पापा के लिए अब उनकी छोटी और उसकी यादें मायने ही नहीं रखते। उन्होंने तो शायद मन बना लिया था कि मैं कभी वापस उस कमरे में आकर रहने वाली नहीं हूँ। मेरे जिस कमरे में मैं एक सामान अपनी मर्ज़ी के बिना यहाँ से वहाँ नहीं होने देती थी, अब मेरा वो कमरा मेरा ही नहीं रहा। कितनी अजीब बात है, और मैं शिकायत भी नहीं कर सकती। मम्मी ने कितनी आसानी से कह दिया कि मैं मेहमानों के कमरे में जाकर अपना सामान सेट कर लूँ। मतलब अब मैं उनके लिए एक मेहमान हो गई हूँ। अचानक शुभी को कुछ महीने पहले की घटना याद आने लगती है, जब वो और नवीन मम्मी पापा जी के घर मदद मांगने पहुँचे थे। मम्मी मैं अपना सामान कहाँ रखूँ? अरे बेटा, पूरा घर ही तेरा है, जहाँ तेरा मन करे वहाँ सामान रख दे, जहाँ तुझे बैठना हो वहाँ बैठ जा। घर को जैसे सजाना है वैसे सजाना। मैं तो सब तेरे ऊपर छोड़ रही हूँ। तू कोई मेहमान बनकर थोड़ी ना आई है, और बहुएं डर डर कर पूछती हुई अच्छी नहीं लगती, अधिकार जमाती हुई अच्छी लगती है। अरे बेटा क्या हुआ, मैं रानो को बोलकर तेरा सामान गेस्ट हाउस में शिफ्ट करवा देती हूँ। ठीक है मम्मी, जैसा आपको। मैं अपना सामान गेस्ट रूम में रख देती हूँ। अगले दिन, क्या बात है बेटा, बड़ी थकी थकी सी लग रही है, रात में सोई नहीं क्या? कुछ नहीं मम्मी, अगर इसी बात की चिंता होती तो आप मुझे गेस्ट रूम में भेजते ही नहीं। आपको पता है ना, मुझे बचपन से ही अपने बेड पर सोने की आदत है। किसी और बेड पर अगर मैं लेट जाऊं तो मुझे नींद ही नहीं आती। अब एडजस्ट करने में मुझे कम से कम 1 हफ़्ता लगेगा। फिर भी आपने मुझे मेरे कमरे की बजाय गेस्ट रूम में भेज दिया। अरे वो बात नहीं है बेटा, तू मेरी बातों का गलत मतलब मत निकाल।
अच्छा ये बता, खाने में क्या खाएगी? कुछ भी बना लो मम्मी, क्या फ़र्क पड़ता है। अरे बेटा, तुझे क्या खाना है मैं वही बनाऊंगी। अच्छा ठीक है, आज अपने हाथ की कढ़ी चावल बनाकर खिला दो, बहुत दिन हो गए कढ़ी चावल नहीं खाए। दोपहर के समय नौकरानी रानू सबका खाना लगाने लगती है। अरे रानू, मैंने तो मम्मी को कहा था कि आज कढ़ी चावल बना देना लंच में, फिर ये छोले चावल क्यों बना दिए? दीदी आपने तो कढ़ी चावल बोला था, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद बड़ी भाभी आई, कहने लगी रानू तुझे अक्ल नहीं है, शनिवार के दिन तो काले चने और चावल बनते हैं, तो कढ़ी किसी और दिन बन जाएगी। आज तो काले चने की सब्ज़ी और चावल बना दे। तो मैंने बना दिए। अब नाराज़ मत हो दीदी, मैं आपके लिए कढ़ी चावल कल बना दूँगी। रहने दे रानू, तू माफ़ी क्यों मांग रही है? ठीक है ना, तुझे तो जैसा कहा जाएगा तो वही करेगी। और अब मैं तो मेहमान हो गई हूँ, तुझे अपनी भाभी की बात ही माननी चाहिए। रानू की बात सुनकर उसे अपनी सास की कही बातें याद आने लगती है। मम्मी जी, क्या सब्जी बनेगी आज? आप बता दीजिए, मैं बना दूँगी। अरे बहू, जो पसंद हो बना ले, इतना सोचा मत कर। जो तेरी पसंद वही हमारी भी पसंद। क्या रोज़ रोज़ मुझसे पूछने आती है? हैं बेटा, तुम जवान लोग हो, तुम्हारी उम्र में खाने पीने का शौक़ होता है। हमारा क्या है, अब उम्र हो गई है, जो बन जाए वही ठीक। ठीक है माँ जी, फिर मैं आज छोले भटूरे बना लेती हूँ, मेरा कई दिनों से मन हो रहा था। अरे बेटा, अगर तेरा मन हो रहा था तो फिर तुझे पहले ही बना लेना चाहिए था ना, इस पे संकोच वाली क्या बात है। और देख, तू अपने घर में है, तेरा जो मन करे वो खा, जैसे मन करे वैसे रह, इतना बंधन महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। मम्मी जी रोज़ मेरी पसंद का ही खाना बनवाती थी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर मुझे कढ़ी खाने का मन हो और उन्होंने कुछ और बनवा दिया हो। और यहाँ मेरी माँ अब बहू की पसंद को बेटी से ऊपर रख रही है। शायद यही अंतर होता है, जो शादीशुदा बेटियाँ मायके में ज़्यादा दिन टिकना नहीं चाहती। ऐसा लग रहा है जिस घर में मैं बचपन से पली बड़ी हूँ, वहाँ मेरा अधिकार ही अब ख़त्म हो गया हो। शुभी बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके कारण मायके में तनाव या मन मुटाव की स्थिति पैदा हो, इसलिए चुपचाप लंच करने लगती है। तभी उसे अपने बेटे शिवम के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। शुभी उठकर बच्चों के कमरे में जाती है तो देखती है शुभम और भाभी का बेटा श्रेयस आपस में झगड़ रहे हैं। अरे बेटा, क्यों रो रहे हो तुम? क्या बात हो गई? मम्मा, श्रेयस अपना किसी भी खिलौना मुझे हाथ लगाने भी नहीं देता। मैं कोई भी सामान छूता हो तो मुझसे वापस छीन लेता है। कहता है अगर मुझे खेलना है तो मैं अपने खिलौने लेकर आऊँ। शिवम बेटा, तू दे देना उसके खिलौने, वो ऐसा ही है, बिना बात अभी चिल्ला चिल्ला कर पूरा घर सर पर उठा लेगा। तू आजा, मैं तुझे कुछ खाने के लिए देती हूँ। नहीं नानी, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे खिलौने चाहिए। ये क्या बात हुई? मम्मी श्रेयस को भी तो समझा सकती थी, वो शिवम से उम्र में बड़ा है और घर में 2-2 बच्चे हैं, तो दोनों को मिलकर खेलना चाहिए। उल्टा मम्मी अपने पोते का ही सपोर्ट कर रही है। शिवम का भी तो मन होगा ना कि वो खिलौनों से खेले। किसी तरह शुभी ने अपने बेटे शिवम को शांत कराया और बात आई गई हो गई। कुछ दिन बाद शाम के समय, अरे 9 बज गए हैं, जल्दी से चैनल चेंज करो, बिग बॉस लगाओ ना, आज बहुत अच्छा ट्विस्ट आने वाला है बिग बॉस में। अरे शुभी, बिग बॉस भी कोई देखने की चीज़ है? हम लोग बिग बॉस वगैरह नहीं देखते। इस टाइम मैं तो न्यूज़ सुनती हूँ। रविश कुमार का प्राइम टाइम आता है ना, तुम भी सुनो, अच्छा लगेगा। शुभी के कहने पर भी भाभी ने चैनल चेंज नहीं किया था। मन मारकर शुभी को भी भाभी के साथ बैठकर न्यूज़ सुननी पड़ रही थी। कहने को तो ये बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन हर छोटी छोटी बात शुभी के मन में गहरे घाव करती जा रही थी। वो अपने मायके में रह ज़रूर रही थी, लेकिन उसे इतना एहसास हो चुका था कि अब उसको मायके में भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं, बल्कि भाभी के हिसाब से रहना होगा। खाना हो या टीवी पर चलने वाला प्रोग्राम, घर की साज सजावट हो या फिर बच्चों के खेलने का समय, सारी बातें भाभी अपने हिसाब से ही निश्चित करती। और ननद शुभी के ओपिनियन को कुछ खास इम्पोर्टेंस भी नहीं देती। कैसी हो शुभी? मैं तो ठीक हूँ, आपकी जॉब कैसे चल रही है? फ़िलहाल तो सब ठीक है, लेकिन पुणे बहुत महंगा शहर है। यहाँ पर तुम सबको, यानी तुम दोनों को लाकर सेटल होने के लिए अभी थोड़ा समय और लगेगा। अच्छा हुआ तुम अपने मायके चली गई। आखिर कितने दिन अकेले मम्मी पापा के पास रहती। अब पापा के यहाँ एक ही एसी है, गर्मी का मौसम है, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता।
नहीं नवीन, बहुत रह लिया मायके में। सोच रही हूँ इस संडे को वापस मम्मी पापा के पास चली जाऊँ। अरे ऐसा क्यों कह रही हो, कुछ बात हुई क्या? नहीं नवीन, कुछ बात नहीं हुई। बस मुझे इतना समझ में आ गया है कि मायके की घी लगी रोटी से ससुराल की सूखी रोटी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। हाँ, मुझे समझने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगा, लेकिन अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। मुझे पूरा यकीन है कि मम्मी जी पापा जी मुझे किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं होने देंगे। तुम आराम से अपनी जॉब करो, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं वहाँ मैनेज कर लूँगी। मायके में मेहमान बनकर रहने से अच्छा है कि मैं अपने ससुराल में हक और धौंस के साथ खुशी खुशी रहूं। शुभी को तो ये बात समझ में आ गई थी, लेकिन क्या आप शुभी की बात से सहमत हैं? क्या वाकई ससुराल की सूखी रोटी मायके की घी वाली रोटी से ज़्यादा स्वादिष्ट होती है? अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा।